प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे प्रत्यवर्ती धारा एसी परिपथ में LCR। ठीक, LCR तीनों एक साथ जुड़ा हो, इसके बारे में आज हम पूरी तरह से अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक के बारे में जितना हमको पढ़ना चाहिए, जो पेपर में पूछा जाता है, वे सभी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था LC परिपथ के बारे में। उस वीडियो को आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स से 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एसी परिपथ जिसमें LCR तीनों एक साथ जुड़ा हो। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रेरकत्व L, संधारित्र C और प्रतिरोध R तीनों को क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज अर्थात प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक, तीनों को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जब हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से इस परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा L के सिरों पे भी जाता है, C में भी जाता है और R में भी जाता है। जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है VL, और C के सिरों के मध्य विभवांतर होता है VC, और R के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है VR। हम ओम के नियम से जानते हैं, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें विभवांतर उत्पन्न होता है, और धारा क्या होती है, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, ये होता है ओम का नियम। तो इसी के आधार पे ये भी काम करता है। तो देखिए, अब ये तो हुआ हमारा चित्र के बारे में। ठीक, LCR को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, तब वोल्टता का समीकरण V = V0 sin ωt से दिया जाता है। ठीक, अब परिपथ में हम R से स्टार्ट करते हैं। ठीक, RCL से तो मैं एक एक स्टेप आपको बताते जाऊंगा। जब परिपथ में सिर्फ R जुड़ा होता है AC परिपथ में, तो धारा और वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, समान कला में होते हैं। दोनों क्या होते हैं, समान कला में। दूसरा, जब परिपथ में C जुड़ा होता है तो धारा वोल्टता से 90 अंश अग्रगामी होता है। क्या होता है, 90 अंश अग्रगामी होता है, अर्थात धारा वोल्टता से 90 अंश अग्रगामी होता है। यदि हम इसको उल्टा पढ़ें तो वोल्टता धारा से 90 अंश पश्चगामी होगा। ठीक, देखिए, धारा वोल्टता से अधिक है और उल्टा पढ़ेंगे तो धारा से वोल्टता पीछे है। कितना पीछे है, 90 अंश। और L में क्या होता है, L में धारा वोल्टता से 90 अंश पश्चगामी होता है। ठीक, पश्चगामी होता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक, पहला देखिए, पहला में धारा और वोल्टता समान कला में चलते हैं। दूसरा में धारा वोल्टता से 90 अंश आगे चलता है, और तीसरा में धारा वोल्टता से 90 अंश पीछे चलता है। ठीक, ये तीन कॉन्सेप्ट हैं इसको समझने के लिए। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे मैं वर्णन लिख दिया हूँ। माना प्रेरकत्व L, संधारित्र C और प्रतिरोध R तीनों प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तब किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण क्या होता है, V = V0 sin ωt। इसे दे देंगे हम समीकरण 1। फिर जब इस परिपथ में धारा प्रवाहित किया जाता है, ठीक, माना किसी क्षण परिपथ में धारा I प्रवाहित होती है, माना किसी भी क्षण परिपथ में धारा I प्रवाहित होती है, तब ओम के नियम वहाँ पे लागू होता है। तब ओम के नियम से क्या होगा, L के सिरों के मध्य विभवांतर, C के सिरों के मध्य विभवांतर और R के सिरों के मध्य विभवांतर। तो चलिए इसको क्रमशः लिखेंगे हम। पहला, ओम के नियम से प्रेरकत्व L के सिरों के मध्य विभवांतर, L के सिरों के मध्य विभवांतर क्या होता है, VL। ठीक, VL = होगा IXL। अब IXL क्यों उपयोग किए हम, क्योंकि V = ओम के नियम से होता है IR। क्या होता है, V = IR, जहाँ पे हम R को प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन L को क्या कहते हैं हम, प्रतिघात कहते हैं। C को क्या कहते हैं,
प्रतिघात और ये आर ही होता है। ठीक, तो ये एक्स एल मतलब एक तरह से ये इसके लिए प्रतिरोध ही है समझो, तो इसे हम प्रतिघात कहते हैं और इसे देंगे समीकरण 2। ठीक, फिर एल के सिरों के मध्य विभवांतर, एल के बाद सी है, सी के सिरों के मध्य विभवांतर, सी के सिरों के मध्य विभवांतर, ये होगा वी सी इक्वल टू आई एक्स सी और इसे दे दीजिए समीकरण 3। चौथा एल सी आर, आर की क्रमशः लिख रहे हैं जैसे इसमें दिए हैं एल सी आर, तो सी के सिरों के मध्य विभवांतर, उसके बाद आर के सिरों के मध्य विभवांतर, आर के सिरों के मध्य विभवांतर, क्या होगा आर के सिरों के मध्य विभवांतर, वी आर इक्वल टू ये होगा आई इंटू आर और इसे दे दीजिए समीकरण 4। इस तरह से हम एल सी और आर तीनों के मध्य विभवांतर निकाल ले यहाँ पे, किसकी सहायता से, ओम के नियम की सहायता से। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के आधार पर तीनों के लिए वी एल वी सी वी आर तीनों के मध्य हम क्या बनाएंगे, कलांतर का ग्राफ बनाएंगे। तो इसको मिटा रहा हूं मैं, इसे नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, एक वाई अक्ष ले लेते हैं, ये वाई अक्ष, और ये ले लेता हूँ मैं एक्स अक्ष। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम आर के लिए बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हम आर पढ़े हैं, फिर सी पढ़े हैं, फिर एल पढ़े हैं। तो आर में क्या होते हैं, धारा और वोल्टता समान क्रम में होते हैं। तो ये धारा मतलब ये आई, और यहाँ पे ले लीजिए आप वोल्टता वी आर। ठीक, ये धारा और ये वोल्टता दोनों क्या होते हैं, समान क्रम में होते हैं। ठीक, दोनों समान क्रम में होते हैं। फिर सी के लिए क्या होता है, सी के लिए धारा वोल्टता से 90 अंश अग्रगामी होती है, धारा वोल्टता से। ठीक, ये वोल्टता यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, धारा वोल्टता से 90 अंश अग्रगामी, वोल्टता अर्थात सी के लिए वी सी, तो ये वी सी, धारा वोल्टता से 90 अंश अग्रगामी, देखिए ऐसे आगे जा रहा है, वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो धारा वोल्टता से 90 अंश अग्रगामी होता है। यहाँ पे हम 90 अंश का कोण बना दिखा सकते हैं, ये 90 अंश का कोण। फिर तीसरा एल में क्या होती है, धारा वोल्टता से 90 अंश पश्चगामी होती है। तो धारा हमारा ये है ना, तो वोल्टता हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा वी एल और ये नीचे आएंगे हम। ठीक, ये वोल्टता है और ये धारा है, तो ये एल के लिए धारा क्या होती है, 90 अंश पीछे होती है। तो देखिए ये ऐसे है तो इससे पीछे है कि नहीं ऐसा, और ये ऐसा है तो इससे क्या है, ये ऐसे आगे है। ठीक, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। अब हम देखेंगे इसका परिणामी, तो परिणामी कैसे निकलता है भाई, परिणामी इन दोनों के मध्य निकलेगा। देखिए वी एल में धारा क्या होता है, 90 अंश पीछे होता है, और वी सी में धारा क्या होता है, 90 अंश आगे होता है। तो ये आगे हो या पीछे हो, लेकिन ये जो दोनों हैं ये है। ठीक, यहाँ पे आपका 90 है, यहाँ पे 90 है, टोटल 180 होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। तो यहाँ से मूल बिंदु होता है, तो ऊपर वाले को क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव, और नीचे वाले को क्या लेते हैं, निगेटिव। तो वी एल का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, और वी सी का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक, तो इसका परिणामी अर्थात ये निकलेगा हमारा। तो परिणामी v इक्वल टू वी एल माइनस वी सी। ठीक, तो इन दोनों के मध्य परिणामी निकलेगा v इक्वल टू वी एल माइनस वी सी। क्यों, क्योंकि वी एल यहाँ सीधा धनात्मक लीजिए और इसको आप ऋणात्मक लीजिए, तो छोटे वैल्यू को बड़े में आप माइनस कर दीजिए, तो ये निकल जाएगा इसका परिणामी। ठीक, अब यहाँ पे v लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लिखिए ये वाला भुजा। ठीक, इसके लिए ये हो जाएगा वी एल माइनस वी सी। अब देखिए इन दोनों के मध्य परिणामी हम इस तरह से लेते हैं। ठीक, और पहले बना भी चुके हम इसको, तो यहाँ से हम परिणामी लेंगे इसके लिए, तो ये आर के साथ क्या कोण बनेगा, फाई कोण बनेगा। क्या कोण बनाएगा, ये फाई कोण बनाएगा। इसको मिला दीजिए, ये इसको मिला दिए हम, ये परिणामी, अब इसको v बोलेंगे हम। ठीक, इस रेखा को बोलेंगे हम v,
और इसको भी मिला दीजिए इस तरह से। ठीक, अब यहाँ पे फाई कोण बना है तो कोण का सामने का भुजा क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब। अब यहाँ से यहाँ तक के लिए परिणामी निकालें VL माइनस VC, मतलब इन दोनों के लिए हम निकालें VL माइनस VC, तो ये वाला भी क्या होगा? जब यहाँ से यहाँ तक VL माइनस VC है तो ये वाला भी क्या होगा? VL माइनस VC होगा। और ये भुजा क्या है? हम पता है VR है। ठीक, इस भुजा का मान हमें पता है VR, और इसके लिए निकालेंगे हम VL माइनस VC, और कर्ण के लिए लेंगे हम V। ठीक, तो इसको ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय निकाल के परिणामी वोल्टेज की गणना करेंगे। ये हुआ आपका VL, VC और VR के मध्य कालांतर। इसको मिटा देता हूँ मैं। VL, VR और VC के मध्य कालांतर। अब फेजर आरेख भी बना लीजिए। फेजर आरेख इस तरह से, ये y अक्ष ले लीजिए, ये x अक्ष और ये y अक्ष। अब फेजर आरेख क्या होता है? कोणीय वेग ओमेगा से वामावर्त दिशा में घूमता है। ठीक, कोणीय वेग ओमेगा से वामावर्त दिशा में घूमता है। तो इस चित्र को क्या करेंगे हम? जो ऐसा है उसको ऐसे घुमा देंगे। तो जब हम इसको, ये सीधा है, इसको ऐसे हमें क्या करना है? टर्न कराना है। तो VL क्या होगा? इस तरह से हमको ये नजर आएगा। ठीक, ये इस तरह से यहाँ पे ले लीजिए VL, और यही क्या है? इसी को दिए हैं हम नाम VL माइनस VC। ठीक, और ये क्या होगा? ये होगा ये VL, तो इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में कौन है? VC है। वेक्टर लगा दीजिए, वेक्टर। परिणामी क्या लिए हैं? V। तो अच्छा, R को भी दिखाइए। तो दोनों के बीच में R लंबवत होता है, मतलब इस रेखा में आप R को लंबवत दिखाइए। ये इस तरह से हम R को दिखाएंगे लंबवत, VR। VR। अब R और इसके, ये हुआ VR। अब दोनों का परिणामी क्या है? VR और VL के मध्य का परिणामी V है, तो इसको हम दिखाएंगे यहाँ पे, मतलब ये होगा। ठीक, ये होगा V। अब VR और V के मध्य कितना कोण बना है? ये कोण बना हुआ है फाई। क्या कोण बना है? फाई। और ये जो परिणामी है वो x अक्ष के साथ ओमेगा कोण से घूम रहा है, तो यहाँ पे का कोण बनेगा परिणामी, इसके मध्य कोण बनेगा ये वाला, और ये इसके लिए ये ओमेगा टी का कोण यहाँ पे बनेगा। ये VR है, VR में ही I भी है, तो यहाँ पे छोटा सा I दिखा दीजिए। छोटा चित्र बनाने के चक्कर में छोटे छोटे लिखना पड़ रहा है मेरे को। ये होगा परिणामी I। ठीक, अब इन तीनों को मिला दीजिए जी। ठीक, इसको रख दीजिए। तो ये हुआ हमारा फेजर आरेख। एक बार देखेंगे, परिणामी V से x अक्ष के साथ ओमेगा कोण बना है, V और VR के मध्य फाई कोण बना है, और ये क्या है? ओमेगा कोणीय वेग से वामावर्त दिशा में घूम रहा है। ठीक, तो ये इसका नाम दे दीजिए फेजर आरेख। फेजर आरेख, फेजर आरेख। इसको आप चित्र A नाम दे देना, और इसको नाम दे देना चित्र B। फेजर आरेख को B दे देना नाम, और इसको दे देना A। अब हम इस चित्र से क्या करेंगे? परिणामी वोल्टता की गणना करेंगे। तो परिणामी वोल्टता, परिणामी वोल्टता क्या होगा? परिणामी वोल्टता चित्र से, हाँ, इस चित्र से आप नाम दीजिएगा नीचे में चित्र A करके। तो मैं ले लेता हूँ चित्र A से। चित्र A में मैं इस त्रिभुज में, ठीक, ये जो त्रिभुज बनाया हूँ, ये वाला त्रिभुज, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। तो चित्र A में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग लंब का, ये हमारा लंब होगा, और ये वाला भुजा आधार होगा, और ये कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वैल्यू क्या है? V। क्या है? V। तो ये होगा V का वर्ग, लंब का वर्ग, लंब क्या है आपका? VL माइनस VC। ये VL माइनस VC है, तो ये भी होगा VL माइनस VC। तो VL माइनस VC का वर्ग धन आधार क्या है? आधार है आपका VR, तो VR का वर्ग।
अब हम क्या करेंगे, वी एल, वी सी, वी आर तीनों का मान समीकरण 2, 3, 4 से यहाँ पे रखेंगे। तो समीकरण यहाँ बगल में लिख देता हूँ मैं, समीकरण 2, 3 व 4 से। ठीक, समीकरण 2, 3 व 4 से v तो v ही रहेगा और वी एल का मान क्या है, वी एल का मान है आई एक्स एल, ये आई एक्स एल। वी सी का मान क्या है, वी सी का मान आई एक्स सी, तो ये होगा आई एक्स सी और ये स्क्वायर प्लस वी आर का मान क्या है, वी आर का मान है आई इंटू आर, स्क्वायर है तो आई का स्क्वायर होगा और आर का स्क्वायर होगा, तो ये होगा आई का स्क्वायर और ये होगा आर का स्क्वायर, मतलब वी आर का वैल्यू। चलिए इसको और आगे हल करते हैं हम। अब हम जानते हैं एक्स एल और एक्स सी का वैल्यू क्या होता है। एक्स एल का वैल्यू होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्स एल होता है ओमेगा एल और एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी, ये दोनों का वैल्यू होता है। तो इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे रखिए, ठीक, और इस स्क्वायर को साथ साथ पक्षांतर करिए और यहाँ से आई को भी कॉमन निकालिए। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, चित्र के नाम को मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, इसको थोड़ा नोट कर लो तो, ठीक, थोड़ा नीचे से यहाँ से मैं इसको रफ मिटाऊँगा क्योंकि लंबा बनेगा, दिक्कत जाता है बनाने में। हो गया, ठीक, ये इस नाम को दे देता हूँ ऊपर में, चलिए ये वी सी, ठीक। तो इसको आगे हल करेंगे तो हमको ये मिलेगा v इक्वल टू, स्क्वायर पक्षांतर होता है तो क्या बनता है, रूट बनता है, तो ये सभी के ऊपर में मतलब इस पूरे में रूट बनेगा इस तरह से, ठीक। अब आई दोनों से कॉमन निकालेंगे तो आई जब कॉमन निकलेगा तो दोनों के ऊपर में क्या है, देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट के बाहर में लगा है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर अंदर आएगा तो आई में भी आएगा, इस आई में भी आएगा, तो दोनों आई जब स्क्वायर से बाहर निकलेंगे तो अपने स्क्वायर को लेके बाहर निकलेंगे, अर्थात ये इस तरह से बाहर निकलेंगे, ठीक, स्क्वायर को लेके, तो आई बाहर निकल गया, यहाँ पे बचेगा एक्स एल, ठीक, ये बचेगा एक्स एल और यहाँ पे बचेगा एक्स सी, ठीक, और ये स्क्वायर का स्क्वायर, फिर ये प्लस, यहाँ से आई स्क्वायर और आर स्क्वायर है, आई स्क्वायर और ये आर का स्क्वायर, ये। अब आगे फिर देखिए v इक्वल टू, अब हम यहाँ से इस पूरे पद से आई स्क्वायर निकालेंगे और इस पूरे पद से आई स्क्वायर निकालेंगे, तो इन दोनों से आई स्क्वायर हम बाहर निकालेंगे तो ये निकलेगा आई स्क्वायर और ये होगा एक्स एल और ये एक्स सी और ये प्लस आर का स्क्वायर, यहाँ पे एक ब्रैकेट और आ जाएगा, ये आई स्क्वायर निकल रहा है इसलिए, और ये बन जाएगा ये रूट। फिर v इक्वल टू आई स्क्वायर, किसी भी चीज़ का यदि स्क्वायर होता है और वो रूट के अंदर में होता है तो रूट से क्या होता है, वो बाहर निकलता है, तो आई स्क्वायर क्या होगा, रूट से बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा सिर्फ आई और ये रूट, ठीक। एक्स एल का वैल्यू आप रख दीजिए, तो एक्स एल का वैल्यू होता है ओमेगा एल, तो ये ओमेगा एल, एक्स सी का वैल्यू देखिए 1/ओमेगा सी, तो ये 1/ओमेगा सी और यहाँ पे अच्छा ये स्क्वायर रहेगा, हाँ ये स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा आर का स्क्वायर, ठीक। इस तरह से यही समीकरण क्या है, परिणामी वोल्टता का सूत्र है। समीकरण 4 के बाद ये समीकरण 5 लिख देना, समीकरण 5 वोल्टता का सूत्र है, वोल्टता का सूत्र है। इसके बाद वोल्टता निकालने के बाद हम निकालेंगे प्रतिबाधा, क्योंकि जब तीनों मिलके धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं तो उसे प्रतिबाधा कहते हैं। तो प्रतिबाधा निकालेंगे हम, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा मतलब v इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो r इक्वल टू होता है v/i, ठीक। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 5 से ही लेंगे और i को पक्षांतर करेंगे तो ये बनेगा v/i, तो समीकरण 5 से लेंगे हम प्रतिबाधा निकालने के लिए, समीकरण 5 से, समीकरण 5 से i पक्षांतर करिए तो ये होगा v/i इक्वल टू रूट ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी और ये स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक। ये ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी और ये आर का स्क्वायर और ये v/i। अब v/i क्या होता है, प्रतिरोध होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिबाधा होगा। कौन कौन से परिपथ के लिए,
LCR के लिए, तो प्रतिबाधा को हम किससे दर्शाते हैं? Z से। और LCR परिपथ जुड़ा है इसलिए हम पहचानने के लिए ZLCR लिख सकते हैं। तो V/I को लिखेंगे हम प्रतिबाधा, मतलब ये होगा ZLCR इक्वल टू ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C, ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C और ये प्लस R का स्क्वायर। ठीक, और यही प्रतिबाधा का सूत्र है, इसलिए इसे नाम दे दीजिए समीकरण 6। ये समीकरण 6 किसका सूत्र है? प्रतिबाधा का सूत्र है। प्रतिबाधा निकालने के बाद हम निकालते हैं कलांतर। क्या निकालेंगे? कलांतर। तो ये होगा कलांतर। तो कलांतर को भी हम इस चित्र से निकालेंगे, चित्र ए से। तो कलांतर चित्र ए से, ठीक, नाम नीचे में देंगे आप चित्र ए और इसको चित्र बी। ठीक, चित्र ए से। तो कलांतर कैसे निकालते हैं भाई? देखिए, क्योंकि ये जो हमारा परिणामी है v, इसको हम एक तरह से ढाल कहते हैं। ढाल मतलब स्लोप कहते हैं इसको, स्लोप। और स्लोप को शो करते हैं हम टेन थीटा से। तो यहाँ पे क्या है? फाई है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? टेन फाई लिखेंगे। तो टेन फाई का वैल्यू क्या होता है? टेन फाई मतलब होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? टेन फाई लंब बटे आधार। तो लंब है हमारा ये, लंब मतलब VL माइनस VC, और आधार है हमारा ये वाला, मतलब VR। तो लंब के जगह लेंगे VL माइनस VC को और आधार के जगह लेंगे VR। तो यहाँ पे होगा लंब बटे आधार, मतलब VL माइनस VC बटे VR। तीनों का मान हम समीकरण 2, 3, 4 से पुनः रखेंगे यहाँ पे। तो टेन फाई इक्वल टू मिलेगा हमें टेन फाई। VL का मान देखिए IXL, VC का मान I और ये XC, VR का मान IR। ठीक, कहाँ से लिए हैं? समीकरण 2, 3 व 4 से। ठीक, तीनों का मान हम रख दिए। तो टेन फाई इक्वल टू फिर हमको मिलेगा, दो ऊपर से दोनों से I कॉमन निकालिए, तो ये I कॉमन निकलेगा, बचेगा यहाँ पे XL, और XL बचेगा। तो XL का वैल्यू क्या होता है? देखिए यहाँ पे ओमेगा L। तो XL बचेगा तो हम लिखेंगे ओमेगा L, और ये माइनस I बाहर निकाल चुके हैं, तो XC की जगह लिखेंगे 1/ओमेगा C, और बट्टे में होगा I और ये R। I को I से काट दीजिए। फिर इसको हमको मिलेगा टेन फाई इक्वल टू ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C, और बट्टे में होगा ये R। ठीक, अब कलांतर मतलब फाई होता है, तो फाई का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टेन को पक्षांतर करेंगे। तो फाई इक्वल टू मिलेगा हमको टेन इनवर्स ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C, और बट्टे में ही होगा ये R, और यहाँ पे आप बड़ा सा ब्रैकेट लगा दीजिए। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है समीकरण 6 के बाद समीकरण 7, फाई इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C, और ये किसके लिए समीकरण है? कलांतर के लिए। ठीक, ये हुआ कलांतर। कलांतर के बाद निकालेंगे हम धारा का मान। तो धारा क्या होता है भाई? I इक्वल टू होता है, ठीक, I इक्वल टू क्या होगा? धारा इक्वल टू V/R, V/R। तो R की जगह लेंगे हम प्रतिबाधा ZLCR, समीकरण 6 से ZLCR का मान रखने पर, समीकरण 6 से। तो धारा I इक्वल टू मिलेगा हमको V/ZLCR का वैल्यू क्या है? रूट ओमेगा L 1/ओमेगा C स्क्वायर प्लस ये R का स्क्वायर। ठीक, तथा इसका यदि आयाम निकालें हम तो ये होगा I0 और ये V0 बटे ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का स्क्वायर और ये R का स्क्वायर। ठीक, ये धारा के लिए सूत्र है। अब हम निकालेंगे अनुनाद की स्थिति, अनुनादी आवृत्ति, और अनुनादी आवृत्ति ही इस टॉपिक में पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है वो इस तरह से आता है, LCR परिपथ निम्न बिंदुओं के आधार में वर्णन करिए, और बिंदु आपको दे देगा, फेजर आरेख दे सकता है या कला आरेख दे सकता है, या आपको परिणामी वोल्टता दे सकता है, कलांतर पूछ सकता है, अनुनादी आवृत्ति पूछ सकता है। तो पढ़ना तो आपको पूरा को पड़ेगा, फिर आपको पेपर के हिसाब से इसे हल करना पड़ेगा। ठीक, तो धारा हुआ
इस तरह से इसको आप फोटो खींच लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम निकालेंगे इसकी विशेष स्थितियां और उसी विशेष स्थिति में अनुनादी आवृत्ति और अनुनाद की स्थिति मैं आपको बताऊंगा। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, 1 2 3 हो गया। ठीक, तो विशेष स्थितियां देखिए, विशेष स्थितियां निकालेंगे हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। इसे समीकरण देके छोड़ते हैं हम। ठीक, ये 7 है तो इसको चलिए 8 दे देते हैं हम। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, परिपथ में धारा अधिकतम प्रवाहित करने पर, परिपथ में धारा का आयाम अधिकतम दिखाने के लिए आपको इस रूट के अंदर जितने भी मान हैं, इस रूट के अंदर जितने भी मान हैं उसका वैल्यू क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कम। तो इसको कम करने के लिए हम 3 कंडीशन लेते हैं। पहला, ये ओमेगा एल है और ये 1/ओमेगा-c है जो r के साथ जुड़ा हुआ है। यदि इसका मान हम 0 ले लेंगे तो r का मान कम हो जाएगा और उसमें धारा का आयाम क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक, तो इसको कम करने के लिए हम देखिए कंडीशन लेते हैं। पहला, विशेष स्थिति पहला, यदि ओमेगा एल ग्रेटर देन 1/ओमेगा-c, मतलब ओमेगा एल का वैल्यू बड़ा है 1/ओमेगा-c से। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा ओमेगा एल है इसको यदि इसको बड़ा मार रहे हैं, हम क्या मार रहे हैं, बड़ा मार रहे हैं। तो मान लीजिए इसको मैं 5 लेके चलता हूँ और 1/ओमेगा-c को छोटा मार रहे हैं तो उसको मैं 4 लेके चलता हूँ। तो ये स्क्वायर करूँगा तो 5 में जब 4 माइनस करूँगा तो ये हमको 1 मिलेगा और 1 का स्क्वायर होगा और जो r के साथ जुड़ेगा तो ये तो संख्या कम नहीं हो रहा है, बस बड़ा हो रहा है ओमेगा एल का वैल्यू। तो इस कंडीशन में भी धारा का जो आयाम है वो अधिकतम नहीं होगा। ठीक, ये हुआ इसके लिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मान के चलते हैं, ये ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा-c 10 को लेते हैं। तो यहाँ पे ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, हमको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो 5 - 4 मतलब +1 मिलेगा हमको। अर्थात इस कंडीशन में tan phi का वैल्यू क्या होता है, धनात्मक होता है। और tan phi का वैल्यू धनात्मक होता है तो phi भी धनात्मक होगा। तो इस स्थिति में इस परिपथ में L परिपथ काम करेगा तो L के लिए क्या होती है, धारा वोल्टता से 90 अंश पश्चगामी होता है। धारा वोल्टता से 90 अंश पश्चगामी होता है। इसको उल्टा पढ़ें तो वोल्टता धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। ठीक, वोल्टता धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। यहाँ पे आप हिंदी में लिख सकते हैं tan phi धनात्मक होगा अतः phi भी धनात्मक होगा। जब phi धनात्मक होगा तो परिपथ में वोल्टता धारा से 90 अंश अग्रगामी, या फिर ऊपर वाले को लिख लीजिए। ठीक, देखिए इसको, क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हमारा VL है और ये है हमारा धारा, तो वोल्टता धारा से अधिक है और इसको उल्टा पढ़े तो धारा वोल्टता से पीछे है, कम है। ठीक, तो दोनों को में से किसी एक को लिख सकते हो आप। ऐसा लिख सकते हो, धारा वोल्टता से 90 अंश पश्चगामी या फिर वोल्टता धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। ये हुआ पहला स्थिति। ठीक, अब हम देखेंगे इसका स्थिति नंबर 2। ठीक, सेकंड स्थिति, इसको हम छोटा लेते हैं। ओमेगा एल किससे छोटा है, 1/ओमेगा-c से। अर्थात ओमेगा एल का वैल्यू छोटा लीजिए आप। यहाँ पे धारा के लिए देखिए, धारा ओमेगा एल का वैल्यू छोटा और ये बड़ा होगा तो ओमेगा एल का वैल्यू मैं 4 लेता हूँ और इसका वैल्यू 5 लेता हूँ और ये स्क्वायर तो ये होगा -1 का स्क्वायर प्लस r, तो 1 तो आएगा ही। तो यहाँ पे भी धारा का मान अधिकतम नहीं होगा तो ये तो ठीक है। अब इसमें देखिए tan phi में ओमेगा एल का वैल्यू इस बार मैं छोटा लूँगा, मतलब 4 उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, और 1/ओमेगा-c का वैल्यू लेता हूँ 5। तो 5 में 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस है तो -1 मिलेगा। -1 आया मतलब tan phi का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जब tan phi का मान ऋणात्मक होगा तो यहाँ पे कलांतर भी क्या होगा, वो भी ऋणात्मक होगा। कलांतर भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और जब कलांतर ऋणात्मक होगा तो क्या होता है, ऋणात्मक मतलब ये नीचे वाला काम करेगा। ठीक, ये धन आई है और ये कलांतर ऋणात्मक मतलब ये वाला, तो ये क्या है हमारा VC है और ये है धारा। तो VC क्या होगा, इस बार धारा से पीछे होगा और इसको उल्टा पढ़े तो धारा क्या होगा, VC से आगे होगा। ठीक, ये नीचे वाला ग्राफ देखिए इसको, क्योंकि कलांतर ऋणात्मक आ रहा है तो ऋणात्मक आ रहा है तो ये क्या होगा, नीचे की ओर होगा। वोल्टता धारा से 90 अंश पश्चगामी होगा या फिर धारा वोल्टता से 90 अंश अग्रगामी होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे
टेन फाई का मान धनात्मक होगा, अतः फाई भी धनात्मक होगा। इस स्थिति में परिपथ में वोल्टता धारा से 90 अंश पश्चगामी होती है या धारा वोल्टता से 90 अंश अग्रगामी होती है। ठीक, अब तीसरा कंडीशन देखते हैं हम। तीसरा, ओमेगा एल और ओमेगा सी दोनों आपस में इक्वल दिखाते हैं। ओमेगा एल और ओमेगा 1/ओमेगा सी, जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो दोनों आपस में कट जाएंगे, और जब ये दोनों आपस में कटेंगे तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ आर। आर के साथ यहाँ पे कोई भी नहीं जुड़ा है, इसलिए ये क्या होगा, न्यूनतम होगा, और न्यूनतम होगा तो धारा का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। क्या होगा, धारा का मान अधिकतम होगा। ठीक, यहाँ पे जब हम रखेंगे तो ये दोनों आपस में कटेंगे तो 0 हो जाएगा, और टेन फाई का मान क्या मिलेगा, 0/r, आर शून्यम शून्य मिलेगा। तो टेन फाई का वैल्यू 0 होगा, और टेन फाई का वैल्यू 0 होगा मतलब फाई का भी वैल्यू 0 होगा, और फाई का वैल्यू 0 होगा मतलब हमको कलांतर नहीं मिलेगा। कलांतर जब नहीं मिलेगा तो वोल्टता और धारा दोनों क्या होंगे, समान कलम में होंगे। अर्थात ये कब होता है, ये वी आर के लिए होता है। तो परिपथ जब आर की भांति व्यवहार करेगा, परिपथ में जब आर जुड़ा हो, प्रतिरोध आर, तब ये कंडीशन हमारा लागू होता है। ये वाला किसके लिए है, ये वाला नीचे के लिए, मतलब ये सी के लिए, और ये किसके लिए है, ये धनात्मक मिलता है हमको, तो धनात्मक ये है हमारा, तो ये एल के लिए है। तो जब ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी बराबर होते हैं तो टेन फाई का वैल्यू 0 मिलता है, तो फाई भी क्या होगा, 0 होगा। जब उसका मान 0 होगा मतलब कलांतर 0 होगा, तो धारा और वो प्रतिरोध वी आर दोनों क्या होंगे, आपस में समान कला में होंगे। इस स्थिति में परिपथ में धारा अधिकतम प्रवाहित होती है। ठीक, मतलब हम इसको ऐसे निकालेंगे, यहाँ पे रख के इस वैल्यू को क्या करेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे आप इसको लिख लेना, क्या लिख सकते हो, टेन फाई 0 होगा, टेन फाई बराबर 0 ऐसे लिख लेना, टेन फाई इक्वल टू 0, तो फाई इक्वल टू भी 0। इस स्थिति में वोल्टता और धारा समान कला में होते हैं। ठीक, यहाँ पे इसको लिख लेना। इसी कंडीशन को हम आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए अनुनादी आवृत्ति की गणना करेंगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बराबर में समीकरण 6 से ले लेते हैं। ठीक, समीकरण 6 से, समीकरण 6 में मान रखने पर समीकरण 6 से लिख लीजिए। समीकरण 6 में क्या होंगे, ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो दोनों एक दूसरे से कटेंगे, तो यहाँ पे होगा 0 और ये बचेगा आर का स्क्वायर, अर्थात जेड एल सी आर इक्वल टू ये 0 होगा और ये होगा आर का स्क्वायर। क्यों 0 होगा, क्योंकि ओमेगा एल और ओमेगा सी 1/ओमेगा सी आपस में इक्वल है, तो ओमेगा एल 1/ओमेगा सी की जगह रखेंगे हम ओमेगा एल, दोनों कटेंगे तो ये 0 होगा और ये बचेगा आर का स्क्वायर। ठीक, तो जेड एल सी आर इक्वल टू 0 छोड़ दीजिए, आर स्क्वायर रूट के अंदर में है तो वो बाहर आएगा। प्रतिबाधा और प्रतिरोध दोनों आपस में बराबर हो गए। अब दोनों आपस में बराबर है तो इस मान को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। ठीक, इसको अधिकतम लेंगे तो ये 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा, और जेड एल सी आर का मान क्या होगा, ये आर हो जाएगा। ठीक, सिर्फ आर हो जाएगा, तो यहीं से ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ ले सकता हूँ मैं। तो धारा मतलब I0 इक्वल टू मिलेगा मुझे V0। ठीक, अधिकतम आयाम निकाल रहा हूँ मैं अधिकतम धारा के लिए, और जेड एल सी आर की जगह होगा ये आर। अब आर का मान कम होगा तो धारा का मान क्या होगा, अधिकतम होगा, तो ये होगा अधिकतम। इस स्थिति में परिपथ में बहने वाली धारा अधिकतम होगी और इसे वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं। इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं। वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं। ठीक, इसे विद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं। मतलब अनुनाद की स्थिति में ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी। तो यहाँ से हम निकालेंगे अनुनादी आवृत्ति, ओमेगा पक्षांतर करिए, एल को यहाँ पे लाइए, तो हमको मिलेगा ओमेगा यहाँ पे आएगा तो ये ओमेगा का स्क्वायर होगा और एल यहाँ पे जाएगा तो ये होगा 1/LC। स्क्वायर पक्षांतर होकर उधर जाएगा तो ओमेगा इक्वल टू होगा 1/√LC। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 2π
न्यू होता है। क्या होता है? 2 पाई न्यू। तो ओमेगा का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो ये होगा 2 पाई न्यू इक्वल टू 1/√LC। तो न्यू का वैल्यू हमको मिलेगा 1 बाई ये न्यू को छोड़ के 2 पाई पक्षांतर होगा तो ये होगा 2 पाई और √LC। ठीक, और यही क्या है? अनुनादी आवृत्ति है। ठीक, न्यू को ही कहते हैं हम अनुनादी आवृत्ति। तो यदि आपको अनुनादी आवृत्ति पूछा जाएगा तो यहाँ से आप सिर्फ इसको बता सकते हो, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। विशेष स्थिति आपको पूछा जाएगा तब इस तीनों कंडीशन को आपको बताना पड़ेगा। तो अनुनाद की स्थिति सिर्फ यहाँ से निकलता है, दोनों आपस में इक्वल होते हैं, मतलब प्रेरकीय प्रतिघात और ये धारिता प्रतिघात दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तब अनुनाद की स्थिति होती है। ठीक, अनुनाद की स्थिति का परिभाषा लिख सकते हो आप अनुनादी आवृत्ति का, जब प्रेरकीय प्रतिघात और धारिता प्रतिघात दोनों आपस में बराबर होते हैं, तब इस स्थिति को हम अनुनाद की स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनाद की स्थिति कहते हैं। इस तरह से हमारा LCR परिपथ कंप्लीट होता है और आज हमने पूरे परिपथ को कंप्लीट कर दिया है। LCR, LC, LR और RC टोटल हम 7 परिपथ इसमें पढ़े हैं। तो उस सभी वीडियो को आप देखिए, तभी आपको क्रमशः अच्छे से समझ आएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए और लाइक करें और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ।